हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो देखते हैं आज 31 जनवरी के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। So let's begin with the first article that is about fly ash management and utilization mission. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ने मिशन पहले भी लॉन्च किया था, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट, जहाँ पर जो ये धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, उसको मैनेज करने की हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो पोल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम वेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम ज़रूर हो सकता है। सिमिलरली फ्लाई ऐश का भी एक तरह से हम डिस्पोजेबल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हमारा मिशन है उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन एंड क्लीन हो सके। तो देखते हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो बेसिकली ध्यान देता है कि कैसे कंट्री में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाना चाहिए, ग्रीन रिसोर्सेज यूज़ किए जाने चाहिए, उस पर ध्यान करता है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाता है। तो इसलिए उन्होंने एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन डायरेक्ट करने की बात की है। कुछ हाइलाइट्स देखते हैं इस मिशन के। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा अनसाइंटिफिक हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम लेकर आना है जो कि कोल थर्मल पावर स्टेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर ड्रेनिंग होती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की या फ्लाई ऐश की, वो डायरेक्टली रिवर में की जा रही है। तो यहाँ पर एक रिहंद रिवर की बात की जा रही है जहाँ पर डायरेक्टली कोई भी वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो रिवर है, रिहंद रिवर, ये पोल्यूट हो रही है। अब मिशन देखते हैं क्योंकि हमारे लिए मिशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिशन है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन, ये बेसिकली चेक करता है, मॉनिटर करता है कि कैसे जो फ्लाई ऐश है उसको आप डिस्पोज कर रहे हो। एंड ये भी देखेगा कि जो इसकी लीगेसी है, जो अभी तक एक्यूमुलेट हो चुका है, जिसका एक फिगर भी गिवन है, दैट इज़ 1670 मिलियन टन हमारे पास फ्लाई ऐश एक्यूमुलेटेड है, जिसको हम एक ऐसे लीस्ट हजार्डस मैनर में यूज़ करना है जिसका इन्वायरमेंट पे सबसे कम इम्पैक्ट पड़े। मिशन जो है वो ये भी देखेगा कि कैसे जो पावर प्लांट्स होते हैं, बेसिकली कोल से ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उनके कैसे हम मेजर्स लेकर आ सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ये पोल्यूशन लिमिट हो सकते। एग्जैक्टली तो ख़त्म नहीं हो सकता, तो हम इसको लिमिट करने की बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर महीने मीटिंग की जाएगी ताकि फ्लाई ऐश के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होल्ड हो। जो पावर प्लांट्स की कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अकाउंटेबल होल्ड करें कि कैसे वो डिस्पोज कर रहे हैं फ्लाई ऐश को एंड कैसे वो काम कर रहे हैं। जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी वो विद इन 1 मंथ होगी, जब ये फ्लाई ऐश मैनेजमेंट सिचुएशन को कंडक्ट किया जाएगा, इसको एक तरह से निगरानी की जाएगी। इस मिशन का एम क्या है? इस मिशन का यही एम है कि हमें कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है कि कैसे फ्लाई ऐश मॉनिटर हो रहा है और इसकी हैंडलिंग की जा रही है। मिशन को लीड कौन करेगा? जो मिशन को लीड कर रहे हैं यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज लीड कर रही हैं, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड द अदर मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर। यहाँ पर जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज के, वो एक तरह से नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे, इस पर्टिकुलर मिशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। सो दिस इज अबाउट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन मिशन। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन भी निकाली थी। तो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन और ये जो मिशन है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या जो एनजीटी है उसको क्या ज़रूरत पड़ी मिशन निकालने की, मिशन चलाने की, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था। जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जो नोटिफिकेशन है ये डंपिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ फ्लाई ऐश को डिस्चार्ज होने से रोकती है कि आपको जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो डायरेक्टली लैंड में या वाटर बॉडीज़ में किसी रिजर्वर में अपना जो वेस्ट है उसको डंप ना करे। जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी मैंडेट किया था कि आपको जो प्लांट्स की फ्लाई ऐश है उसको 100% यूटिलाइज करना है इन अ इको फ्रेंडली मैनर। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एकदम से हमारा जो फ्लाई ऐश है हम उसको 100% इको फ्रेंडली मैनर में डिस्पोज करने लग जाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन थी जिसमें जो नोटिफिकेशन है ये फेल होती है, क्योंकि इस रूल में ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी पावर प्लांट अगर जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसके दिए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, तब उसको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड पेनल्टी होगी ₹1000 पर टन ऑन अनयूटिलाइज्ड ऐश की। जो अनयूटिलाइज्ड ऐश है उसके ऊपर आपको 1000 पर टन का खर्चा देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी बाय द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल का ये प्रोविज़न डाला गया था। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है जिसको बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक माना गया था। दैट इज़ वाई ये नोटिफिकेशन डिफरेंट थी जो अब नोटिफिकेशन आई है।
सो दिस इज़ द रीज़न, दैट इज़ वाई एनजीटी ने दोबारा नया जो यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको निकाला है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। तो इंडिया में पहला जियो पार्क बनने वाला है, दैट विल बी इन जबलपुर मध्य प्रदेश, इन लम्हेटा। बट क्वेश्चन इज कि जियो पार्क होता क्या है, क्योंकि मेन रीज़न तो यही हमें पढ़ने का कि जियो पार्क का मतलब क्या है। जियो पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट साइट्स होती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ होते हैं, कुछ एस्थेटिक अपील होती है, उनको हम जियोलॉजिकल पार्क घोषित करते हैं, या आप इनको अब जियो टूरिज़्म भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो कुछ हेरिटेज वैल्यू देखते हैं। जो कच्छ बेसिन है उसमें अराउंड 200 मिलियन ईयर ओल्ड वो पुराना है, जहाँ पर एक तरह से वो बानकखंता का पार्ट भी है। 75% साइट्स वहाँ पर हिली है, एंड साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर साइट को डिस्ट्रॉय किया गया, एंड डिस्ट्रॉय बेसिकली एंथ्रोपोजीन केसेस से ही हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है, तब वो साइट्स दोबारा क्रिएट नहीं हो पाएंगी। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने 26 जियो साइट्स को आइडेंटिफाई किया है एंड बोला है कि आप इसको जियो पार्क की तरह बनाएं, क्योंकि जो जियो पार्क अगर हम उस पर्टिकुलर साइट को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर साइट का टूरिज्म भी बढ़ेगा, और जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती है, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बूस्ट हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। जो ये लम्हेटा में जबलपुर में बात कर रहे हैं जियो पार्क बनाने की, इसका जो अप्रूवल है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है 35 करोड़ की। अब कह रहे हैं कि पार्क क्यों बनाया जाएगा लम्हेटा में, क्योंकि जो लम्हेटा ये प्लेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने डिस्कवर किया था यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल, एंड यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज भी किया है लम्हेटा को एज अ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। इसीलिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स भी मिले हैं। तो जियो पार्क एक तरह से यूनिफाइड एरिया होता है जहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जाती है, उसका यूज़ होता है जियोलॉजिकल हेरिटेज का सस्टेनेबल मैनर में, इकोनॉमिक वेलबींग होती है लोगों की। अब लम्हेटा फॉर्मेशन देखते हैं। जो लम्हेटा फॉर्मेशन है इसको आप इंफ्राट्रपेन बेड्स भी बोलते हैं। ये सेडिमेंट्री जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में पाई जाती है, एंड ये बेसिकली डेक्कन ट्रैप से भी एसोसिएटेड है। डेक्कन ट्रैप जो कि लिक्विड लावा से बना है, हमारा बासाल्टिक रॉक से बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर उसका रेफरेंस भी मिलता है। एंड ये माना जाता है कि जो लम्हेटा फॉर्मेशन है ये बिलोंग करती है मैस्ट्रेशियन एज से। मैस्ट्रेशियन एज जहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स भी मिलते हैं, इसलिए दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी डाला गया है, एंड अब गवर्नमेंट इसको जियो पार्क में डेवलप करने की बात कर रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स जो ये पार्क है अब ये डेवलप हो जाएगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा और लोग भी यहाँ पर काफ़ी आएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा एंड इंडिया की वैल्यू भी बढ़ती है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंस से पहले की फॉर्म्ड है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1851। ये साइंटिफिक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है। तो ध्यान रखना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर काम नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है। बहुत ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इससे भी ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में फॉर्म हुआ था, एंड जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जियोलॉजिकल सर्विस करती है, स्टडीज़ करती है एंड बेसिक अर्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट्स को, ताकि गवर्नमेंट इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ एक्शन ले सके क्लाइमेट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड, या फिर जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका जो ऑफिशियल पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादातर होता है कोल, स्टील, मेटल्स, पावर इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक फॉरम्स। तो इन्हीं में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहता है। सो दिस इज़ वाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट आदित्य L1 मिशन। तो बेसिकली ये इसरो का मिशन है जो कि जा रहा है सन के L1 लैग्रेंजे पॉइंट में, एंड दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2022। ये इसरो का सेकंड मिशन है। फर्स्ट मिशन था जो स्पेस में जा रहा था, दैट वाज एस्ट्रोसैट, जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में। जो आदित्य L1 मिशन है उसको पहले हमने आदित्य 1 मिशन बोला था, जो बेसिकली सन के
कोरोना को, दैट इज सोलर कोरोना को ही स्टडी करने वाला था। लेकिन अब इसका लेग्रेंजे 1 पॉइंट ऐड कर दिया गया है, तो इसको बेसिकली हम पॉइंट करेंगे लेग्रेंजे 1 पॉइंट पे, जहाँ पर ये सन को डीपली एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड पिक्चर्स हमें सेंड करेगा। देखते हैं कि कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा। जो ये सोलर प्रोब है आदित्य-1 ये जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ योर PSLV XL, जहाँ पर 7 पेलोड्स होंगे और इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी के अंदर लोड हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये बेसिकली सन के कोरोना को स्टडी करेगा जो विजिबल है एंड नियर इंफ्रारेड रेज जहाँ से वो आती हैं। उसके क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा जो कि अल्ट्रावायलेट है। सन के प्रोटोस्फेयर को स्टडी करेगा जो कि सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे है। सोलर विंड्स को स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर्स, सोलर एमिशंस, क्लोरल मास इजेक्शंस, तो इन सभी को ये स्टडी करेगा। पहले आदित्य-1 मिशन इसलिए था वो क्योंकि वो सिर्फ सन के कोरोना को स्टडी कर रहा था, लेकिन आदित्य लेग्रांजे 1 पॉइंट में जो कि सन का क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ पर हम इसको प्लेस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे दूसरे डायमेंशंस को भी स्टडी करेगा एंड ये इमेजिंग भी प्रोवाइड करेगा राउंड द क्लॉक हर टाइमली। यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब चैलेंजेस देखते हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें इस पर्टिकुलर मिशन के साथ देखने को मिल रहा है कि वो सन का डिस्टेंस है, क्योंकि सन अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर्स अर्थ से दूर है। इसकी वजह से काफ़ी सारे रिस्क भी हैं। जो पेलोड्स हैं इसरो के मिशन में वो पहले स्टेशनरी रहते थे, बट जो आदित्य में मिशन में जाएंगे वो काफ़ी सारे मूविंग कंपोनेंट्स होंगे, जिसकी वजह से कोलिजन का रिस्क बढ़ जाएगा। जो दूसरे इश्यूज आते हैं उसके अंदर होगा ऑब्वियसली सन है तो सुपर हॉट टेम्परेचर होगा, रेडिएशंस होंगी जो सन से आ रही हैं, तो वो एक तरह से डाउटफुल है यहाँ पर कि हमारे मिशन को हर्ट ना कर दे। इसलिए जो L1 है वो थोड़ा दूर ही रहेगा सन से, ताकि सन को हम दूर से भी कैमरा फोकस करके स्टडी कर सकें। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो मिशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें सन समझ आएगा कि उसकी लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, एवोल्यूशन कैसे हुआ था प्लैनेट्स का, जो एक्सोप्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो कैसे फॉर्म हुए थे, एंड कैसे सन गवर्न करता है हमारे सोलर सिस्टम को। सोलर वेदर, इन्वायरमेंट इफेक्ट सब कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। इवन जो सोलर वेदर सिस्टम में वेरिएशंस आती हैं, देखा होगा आपने, सन स्पोर्ट्स आते हैं। सन स्पोर्ट्स हमारे एल नीनो को भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मॉनसून इफेक्ट होता है। इवन वर्ल्ड का पूरा क्लाइमेट इफेक्ट होता है, तो उसको भी स्टडी किया जाएगा। क्योंकि वेरिएशंस होंगी वेदर में तो वो सैटेलाइट के ऑर्बिट को भी चेंज करेगी, उनका जो लाइफ है उसको कम कर देगी। एंड ये भी कि कैसे जो सन डायरेक्टेड स्टॉर्म्स हैं, अगर सन से कोई स्टॉर्म आ रहा है सन अर्थ की तरफ, तो वो भी हमें स्टडी करने में हेल्प हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे विद दिस पर्टिकुलर मिशन। तो लेग्रांजे पॉइंट 1 देखते हैं। लेग्रांजे पॉइंट क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि इनका नाम एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है, दैट इज़ जोसेफी लुइस लेग्रांजे। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? ये पॉइंट्स बेसिकली कुछ पोजीशन होते हैं स्पेस में, जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं दो बॉडी की, वो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो वो ज़्यादा यहाँ पर मूविंग पोजीशन में नहीं रहता, वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है एक तरह से कैंसिल आउट हो जाती हैं, ताकि यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सको। सो दीज आर द लेग्रांजे पॉइंट 1, 2, 3, 4 and 5. So this is about Earth and Aditya mission. Next is about NASA's ocean melting Greenland mission. तो बेसिकली ये नासा का एक मिशन है, उन्होंने देखा है कि ग्रीनलैंड कैसे मेल्ट होता जा रहा है। ग्रीनलैंड जो हमारा ग्लेशियर से बना है वो मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ओशन है उनका पानी राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोस्टल रीजन में इवेड हो रहा है और हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। इसलिए जो ओशन वाटर्स हैं वो आ रहा है ग्लेशियर से, एंड वहाँ से वार्म एयर भी आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो नासा ने ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन को लॉन्च किया है। इसको हम OMG मिशन भी बोल रहे हैं। ये 5 ईयर्स का मिशन है एंड ये मिशन बेसिकली एंड हुआ है लास्ट ईयर December 21 में। और मिशन ने मेजर किया है कि कैसे जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर आइस लॉस हो रही है, कितनी रफ्तार से आइस लॉस हुई है, एंड कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ग्लेशियर को। तो रिपोर्ट्स देखते हैं, फाइंडिंग देखते हैं इस पर्टिकुलर मिशन की। जो स्टडी है वो मिशन बोलती है कि ग्रीनलैंड के जो आइस मेल्ट रही है, जो ग्लोबल ओशन लेवल है वो अब 7.5 मीटर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब आइस मेल्ट होगी तो उसका जो मेल्ट है पानी है वो ओशन में आएगा और ओशन का लेवल बढ़ जाएगा।
जो आइस है ग्रीनलैंड में वो 5 टाइम्स ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, ज़्यादा देर से मेल्ट हो रही है जितनी 25 ईयर्स पहले थी। ग्रीनलैंड में 2220 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं एंड जो वाटर है बहुत फास्टेस्ट रेट से मेल्ट हो रहे हैं। जो टॉप लेयर है ओशंस की ग्रीनलैंड में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बट जो पानी है दैट इज़ नॉट वेरी सॉल्टी। जो टॉप लेयर्स है वाटर की वो बेसिकली आर्कटिक से हैं। ऑन द अदर हैंड जो बॉटम लेयर्स है पानी की दैट आर वेरी वार्म, जिसकी वजह से जो नीचे वाला वार्म वाटर है वो ऊपर कोल्ड लेयर को मेल्ट करता जा रहा है एंड हमारा जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, सी लेवल है वो राइज होता जा रहा है। जो ग्रेटर द डेप्थ ग्रेटर एंड फास्टर द मेटल, तो जितने ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ रहेगी पानी की, जितना ज़्यादा गर्म पानी नीचे रहेगा उतनी ही जल्दी से हमारे ग्लेशियर मेल्ट होते रहेंगे। एंड जो पानी है ग्रेटर डेप्थ में बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलेगा इन द कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली हो रहा है एंथ्रोपोजीन फैक्टर से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये मिशन क्या करेगा? अभी जो मिशन है इसने कंप्लीट सर्वे किया है ओशन फ्लोर का, सी फ्लोर का ग्रीनलैंड की। यहाँ पर ओशन टेम्परेचर को मेजर किया था हर साल, प्लेस टू प्लेस, टॉप टू बॉटम, ईयर टू ईयर। एक कंप्लीट मैप भी बनाया गया है। जो मिशन है उन्होंने सैलिनिटी को भी ऑब्जर्व किया है कि ग्रीनलैंड में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वाटर में क्या सैलिनिटी है, डिफरेंट लेयर्स में कौन सी लेवल की सैलिनिटी है। एंड ये भी स्टडी किया जाएगा कि कैसे जो सॉल्टी अटलांटिक वाटर है उन्होंने इम्पैक्ट किया है ग्रीनलैंड की मेल्टिंग में। तो एक तरह से कोरिलेटिव स्टडी भी हम करेंगे कि एक कॉन्टिनेंट का जो पानी मेल्ट हो रहा है वो दूसरे कॉन्टिनेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ वाई दिस मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ देखनी पड़ेंगी दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर प्लानट। अभी मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? इससे जो साइंटिस्ट हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, वो सिर्फ हमें सी सरफेस टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर हमने मिशन लॉन्च किया तो हमें इसके डीपर लेवल का टेम्परेचर पता चला है। हमें पता चला है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग है वो डीप लेवल में कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। एंड जो रिसर्चर्स है वो जानना चाहते हैं कि कितनी आइस हमारी लॉस्ट हुई है, इवन कि कितनी क्वान्टिटी में। दिस हैज़ हैड अस टू डाइवर्स इनटू द सी। इसकी वजह से हमें पानी में जाना पड़ा और इस मिशन को लॉन्च करना पड़ा। सो दैट इज़ वाई दिस मिशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें कितनी सारी दिक्कतें होने वाली हैं ये हमें नियर फ्यूचर में पता चल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है। Alright, so that was all about to this session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. So thank you very much for listening, and thank you and all the best.